नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां आपके लिए तमाम कमोडिटी मार्केट की बड़ी खबरें लेकर आते हैं, साथ ही बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी लेकर आते हैं। आज हमारे साथ 5 खास मेहमान हैं। हमारे साथ अमित सचेजा हैं मोतीलाल ओसवाल से, और साथ ही जतिन त्रिवेदी हैं एलकेपी सिक्योरिटी से, और साथ ही व्हीट मार्केट पर बात करने के लिए, गेहूं एक्सपोर्ट की क्या स्थिति है, किस तरह से माल पोर्ट पर अटके हुए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान हैं। अजय जैन है, गेहूं एक्सपोर्टर है। विमल बेंगानी हैं, नॉर्थ ईस्ट से हैं और गेहूं के बड़े एक्सपोर्टर हैं। और साथ ही दिनेश गुप्ता साहब हैं, जो कांडला ब्रोकर्स एसोसिएशन से हैं। आप तीनों ही मेहमानों का इस खास पेशकश में स्वागत है। चलिए सबसे पहले गेहूं की बात कर लेते हैं। जिस तरह से पोर्ट पर गेहूं का काफ़ी बड़ा खेप अभी भी अटका हुआ है, हम सबसे पहले दिनेश जी आपसे जानना चाहेंगे, गेहूं एक्सपोर्ट का जो माल था, शुरुआत में आपसे बात हुई थी उस हफ्ते जब 14 मई को जो फैसला आया था कि अब गेहूं एक्सपोर्ट को पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। उस समय जो स्थिति थी, आपने कहा था कि करीब करीब 20 से 25 लाख टन अलग अलग पोर्ट पर माल अटके हुए हैं। अब क्या स्थिति है, कितनी खेप बाहर जा चुकी है और मौजूदा क्या स्थिति है, कितना माल अटका हुआ है अभी भी कांडला में और मुंद्रा पे? कंडला में लगभग 12,71,000 टन माल हमने जो कल निकाला सर्वे पूरा, अलग अलग पार्टियों का मिला के 12,71,000 टन माल कंडला पड़ा है आज की तारीख में, और लगभग 3.5 लाख टन माल मुंद्रा में पड़ा है। जो परिस्थितियां 13 तारीख को थी, उस टाइम 5 वेसल यहाँ पर बर्थिंग पर थे, और 5 वेसल जो एलसी के चक्कर में रुके हुए थे वो कंप्लीट हो चुके, और लगभग उसके बाद 5 एक वेसल को और परमिशन मिली है। उसमें आईटीसी और सब कंपनियां हैं, रिलायंस है, आईटीसी, इस तरह की कंपनियां हैं। तो मेरे हिसाब से टोटल मिला के 2.5 से 3 लाख टन माल गया हुआ है उसमें। बाकी तो जो उस टाइम की जो परिस्थितियां उस टाइम की जो परिस्थिति थी 16 लाख टन, तो हमने फिगर खाली आपको कंडला का दिया था, उसकी पोजीशन को देखते हुए आज भी 12,71,000 टन माल पड़ा है। उसमें से कुछ परमिशंस ऐसा कंपनियां बता रही है कि हमारी हानि बाकी है, तो कुछ माल लोड होगा, ऐसी उम्मीद हम रखते हैं। बट एक्चुअल पोजीशन क्या है, किसके पास कितनी एलसीआं हैं, वो कुछ क्लियरिफिकेशन आ नहीं रहा है। जिस तरह कल भी एक न्यूज आई कि डीजीएफटी ने 2 फ्रॉड एलसीआं पकड़ी और मुंबई के एक्सपोर्टर पे पेनल्टी लगाई है। ये परिस्थितियां आज की ऐसी है कि आज भी 12,71,000 टन माल पोर्ट पे पड़ा हुआ है। चलिए, 15 लाख टन मुंद्रा और कांडला दोनों मिलाकर 12 लाख टन से ज्यादा कांडला पर, मुंद्रा पे भी करीब 3 लाख टन अभी भी माल लटका हुआ है। लेकिन इस माल को, इतने बड़े खेप को लेकर क्या सरकार को पता है ये, क्योंकि मानसून सीजन में दिक्कतें बढ़ेंगी और खराब भी होगा माल, तो इसकी स्थिति, पूरी स्थिति उनको सौंपी जा चुकी है सरकार को? सरकार को पूरी स्थिति सौंपी जा चुकी है। डीजीएफटी के ऑफिसर्स खुद यहाँ पर आए थे पर्सनली सर्वे करने, और उनको पूरा स्टॉक भी दिया गया है, पोर्ट की तरफ से भी दिया गया है, डिपार्टमेंट की तरफ से भी दिया गया है, और डीजीएफटी को पूरी नॉलेज है कि किसका कितना, कौन कौन से एक्सपोर्टर का कितना कितना माल पड़ा है। तो सरकार पूरा इससे वाकिफ है कि कौन से पोर्ट पे कितना माल पड़ा हुआ है। तो हम उस टाइम भी मेरी सरकार से यही रिक्वेस्ट थी कि जितना माल पोर्ट पे आ गया, कम से कम वो माल एक्सपोर्ट करने की परमिशन दी जाए, जिससे एक्सपोर्टर को भी ब्रीदिंग मिलेगा। आज किसी का कमिटमेंट है, ठीक है, एलसी नहीं है तो डॉक्यूमेंट तो डीए पे भी जा रहे हैं, कैश अगेंस्ट सेल भी माल पेमेंट आती है, तो उन सब की परमिशन सरकार को देनी चाहिए। जैसे शुगर में इन्होंने दिया है कि भाई शुगर फैक्ट्री से निकला हुआ जितना भी माल है उसको हम परमिशन देंगे, तो इस तरह की कोई ना कोई फैसिलिटी गेहूं एक्सपोर्टर को भी देनी चाहिए, जिससे इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्टर का प्लस सरकार का नाम कहीं पर भी खराब ना हो। और आज एक्सपोर्टर ने भी अपना इतना पैसा लगाया है, मंडी से माल निकले हैं, उसमें कई बिचौलिए भी हैं, व्यापारी जिन्होंने मंडी से माल लेके एक्सपोर्टर को दिया है, उनका भी पैसा रुका हुआ है। ये सारी परिस्थितियों को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार को इसमें कोई लीनियन व्यू लेकर और इनको एक्सपोर्ट अलाउ करना चाहिए, जिससे नहीं तो ऐसा होगा कि बरसात में ज्यादा बरसात आई तो माल बिगड़ भी सकता है और वो अंत में मुर्गी दाने में काम आएगा। ऐसी परिस्थिति ना हो जाए, ऐसी मेरी सरकार से विनती है कि कोई ठोस कदम सरकार को लेकर और इमीडिएटली इस पर कोई एक्शन लेना चाहिए, जिससे कि ये माल यहाँ से निकले। परिस्थिति ऐसी है कि 12,71,000 टन माल जो आज गोडाउनों में पड़ा है, उसकी वजह से दूसरे इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे भी असर आ रहा है। शुगर आ रही है या और कोई सोया आ रहा है या और कोई भी चीज आ रही है, जो कि वेयरहाउसिंग खाली ना होने की वजह से वो सब कार्गो भी कहीं ना कहीं अटक रहा है इंपोर्ट में और एक्सपोर्ट में। बात आपने कही कि दूसरे एक्सपोर्ट इंपोर्ट के माल को भी दिक्कत हो रही है, क्योंकि वेयर हाउस खाली नहीं है और मानसून का सीजन है कि अगर गेहूं, अगर पता चला
एक्सपोर्ट भी ना हो पाया और घरेलू इस्तेमाल भी नहीं हो पाया, और बाद में दाने में उसका इस्तेमाल हो रहा है, स्क्रैप में चला गया पूरा माल। चलिए बिमल बेंगानी साहब, आप नॉर्थ ईस्ट के जरिए आप लोग माल भेजते हैं, बांग्लादेश बॉर्डर पर क्या स्थिति है? क्या वहाँ भी इसी लेवल पे माल पड़े हुए हैं या पहले से अब कम हुआ है स्टॉक, कुछ स्टॉक वहाँ पर भेजे जा चुके हैं? वहाँ पे जो बांग्लादेश के जितने बॉर्डर हैं वहाँ पे मोटा मोटी जो पहले 13 तारीख को जो स्थिति थी वही सेम स्थिति है। कोई 5%, 10% कोई किसी को आरसी मिली है तो मिली है, अदरवाइज सभी आरसी पेंडिंग पड़ी हुई है। अभी मैं दिल्ली में देरी क्यों हो रही है, क्या वजह है? क्या जो ये फर्जी मामले कुछ सामने आए हैं, डीजीएफटी ने जब 2 केस बॉम्बे की जो 2 कंपनी है उनको पकड़ा है, उस वजह से ये देरी हो रही है, या शुरुआत से ही एलसी की जांच में देरी हो रही है और आरसी मिलने में देरी हो रही है? यहाँ पे अभी जो डीजीएफटी लेवल पे चीज है उनका पॉइंट क्लियर है। परसों मेरी सारंगी साहब से मीटिंग हुई, बहुत अच्छी मीटिंग हुई। उन्होंने एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दिया कि भाई जो 13 तारीख से पहले की एलसी स्विफ्ट आया हुआ है उसको आरसी मिलेगी, और फर्दर जो अमेंडमेंट, शिपमेंट अमेंडमेंट या कोई भी अमेंडमेंट है वो सब एक्सेप्टेबल होंगे, एक्सेप्ट क्वांटिटी। क्वांटिटी कोई भी अमेंड नहीं हो सकती है, पोर्ट चेंज हो सकता है, शिपमेंट डेट चेंज हो सकता है। बहुत अच्छी मीटिंग हुई, बहुत उन्होंने कोऑपरेशन से पूरी बातें कही, बहुत अच्छा ये हुआ। लेकिन अभी स्थिति ये है कि लास्ट 12 से 14 दिन में एक भी आरसी इशू नहीं हो पा रही है। वो मसला हो सकता है कि जो फर्ज एलसी है उसका, या और कोई भी मसला हो सकता है। हमारा इस मामले में पहले भी हमने आपको लास्ट जो हुआ था जी बिजनेस में उसमें भी बताया कि अगर कोई फोर्स या कोई भी एलसी लगती है तो आप 13 तारीख को बाद दे दीजिए, 12 तारीख को बाद दे दीजिए, 11 मई को बाद दे दीजिए। 10 मई और उसके पहले की जो एलसी है एटलीस्ट वो आरसी अगर हो जाए तो उससे जो माल पोर्टों पे पड़ा है करीब करीब 60-70% क्लियर हो जाएगा। ओके, आज वहाँ पे 6 से 8 हजार ट्रक खड़े हैं, 12 रेक खड़ी है, रेलवे वाले भी परेशान है। रेलवे वाले का हर दिन हमारे पास फोन आ रहा है, क्या हुआ, कैसे हुआ। बिल्कुल। बोले भाई हमारी एलसी तो मार्च महीने की है लेकिन अब आरसी मिले तब जा करके होगा। अजय जैन साहब भी हमारे साथ है, वो भी एक्सपोर्टर है, गेहूं एक्सपोर्टर है। अजय जैन सर, ये क्या स्थिति है, क्यों आरसी मिलने में देरी हो रही? जो एलसी पहले के है, 13 मई से पहले के एलसी है, उनके लिए आरसी मिलने में क्या देरी है, एक्सपोर्ट परमिट मिलने में? देखिए विष्णुमोहन जी, सरकार थोड़ा इस मामले में सख्ती अपनाए हुए है। सभी एलसी की वो काफी स्क्रूटनी कई स्तरों पर करना चाहती है और ये पूरी तरह से एश्योर होना चाहती है कि जो एलसी पे माल जा रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, वो पूरी तरह सही हो, और इसी कारण आरसी इशू होने में समय काफी ज्यादा लग रहा है। सरकार की तरफ से कुछ निर्देश दिए जा रहे हैं, जो अटके हुए माल है, क्या जिनके पास एलसी नहीं है उन माल को भी भेजा जाएगा? कोई इस तरह की रिपोर्ट आ रही है? क्योंकि अभी सुनने में आ रहा है कि पोर्ट पर अटके हुए 12 लाख टन की एक्सपोर्ट की इजाजत दी जा सकती है। अजय जैन साहब, आप क्या कहेंगे इस पर? सरकार को निश्चित तौर पे इसमें बहुत ही गंभीरता से चिंतन करना चाहिए। इतना बड़ा स्टॉक पोर्ट पे अटका हुआ है और मानसून सामने है, ऐसा न हो कि ये हमारे भी काम में ना आए और हम अपनी नीतियों के तहत जो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, हम अपने पड़ोसी देशों को जो देना चाहते हैं उसके तहत भी हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, न हम इसे किसी तरह से बाहर भेज पा रहे हैं। तो सरकार को इस बारे में बहुत ही त्वरित और गंभीरता से जल्दी निर्णय करना पड़ेगा ताकि ये इसका निपटान हो सके। अब दिनेश गुप्ता जी, आपसे एक अब आखिरी सवाल मेरा ये होगा, कई सारे ऐसे देश हैं जो गेहूं का खेप मंगवा ले रहे हैं लेकिन वापस से वो माल लौटा रहे हैं। टर्की और इजिप्ट को लेकर इस तरह की खबरें आ रही है, इस पे कुछ क्लैरिटी देना चाहेंगे? नहीं, एक टर्की का तो डिटेल आया था कि टर्की में कुछ उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है, बाकी और कहीं से भी इस तरह की कोई मैसेज आया नहीं है कि भाई क्या होता है सर उन मालों का? क्या आप दूसरे कंट्री में या वापस इंडिया लाना पड़ता है, वापस से री एक्सपोर्ट होता है, या वहीं से वापस कहीं और भेज दिया जाता है? नहीं, वो तो एक्सपोर्टर के ऊपर है कि वो क्या कर रहा है। वो अगर वहां से ट्रांजिट से ही कहीं और भेज सकता है या क्या करता है, और गवर्नमेंट की उसमें क्या रेस्ट्रिक्शन है वो एक्सपोर्टर को ही देखना चाहिए। मैं तो इतना कहूंगा, जैसा अजय जैन साहब ने कहा कि सरकार के पास पूरी लिस्ट है कौन से एक्सपोर्टर का कितना कितना माल यहाँ पोर्ट पे पड़ा हुआ है। गवर्नमेंट को कोई भी रिलीफ देकर और कोटा वाइज जो स्टॉक पड़ा है उसमें से कुछ 50%, 60% का कोई कोटा रिलीज कर कम से कम ये सारे एक्सपोर्टर को ब्रीदिंग देनी चाहिए। ये बहुत अच्छी बात कही कि जो भी माल अटका पड़ा है, जब आपके पास पूरी लिस्ट है
तो आप कोटा के हिसाब से रिलीज कीजिए, वहां से खाली करवाइए, और क्या एक्सपोर्ट करना है क्या नहीं करना है, जो भी करना हो तत्काल प्रभाव से इस पर फैसला लेने की जरूरत है, नहीं तो मानसून का सीजन है। 4-5 दिन पहले, जैसा कि 4-5 दिन पहले फॉरेन मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि हम लोग नेबरिंग कंट्री है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, जो भी कंट्री है, उनको हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे, तो उनको भी अगर गवर्नमेंट को माल देना है तो इसी कोटा में से, इसी माल में से उनको अगर एक्सपोर्ट कर दिया जाए, और यही सारे एक्सपोर्टर जिनका माल यहाँ पे स्टक होके पड़ा है, उसमें से ही कुछ क्वांटिटी उनको भेज दी जाए, जिससे एक्सपोर्टर को भी ब्रीदिंग मिलेगी और कहीं ना कहीं सरकार की जो मान्यता है या जो सरकार की कमिटमेंट है वो भी पूरे हो जाए। बिल्कुल, आप अपनी कमिटमेंट को भी इसके जरिए पूरे कर सकते हैं, और जो पोर्ट है वो भी खाली हो जाएगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात दिनेश जी ने यह भी बताया कि बाकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम भी उस वजह से कमजोर हो रहा है, क्योंकि वहां के जो वेयर हाउस है गेहूं से भरे हुए हैं। शुक्रिया तमाम हमारे जो पैनलिस्ट थे, अजय जैन साहब आपका शुक्रिया, विमल जी आपका शुक्रिया, और दिनेश जी आपका शुक्रिया एक अहम खबर पर अहम अपडेट देने के लिए कि ग्राउंड पर क्या स्थिति है और सरकार को फिलहाल क्या करने की जरूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब वापस से नॉन एग्री मार्केट की ओर रुख कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ भी काफी एक्शन है। सबसे पहले बात करते हैं कच्चे तेल की। अमित सजेजा और जतिन त्रिवेदी हमारे साथ हैं। अमित जी, क्या लग रहा है क्रूड में आज? नमस्कार ऋषि मोहन जी। नमस्कार सर। देखिए, एक सेक्युलर साइड है कच्चे तेल का, फिलहाल और टेक्निकली दोनों ही स्थिति मजबूत है, कच्चे तेल के फेवर में है। हालांकि हम मॉर्निंग शिफ्ट में जो एक मॉर्निंग सेशंस में देखते हैं कि एक करेक्शन आती है, तो वो जरूर देखने मिलेगी, लेकिन ओवरऑल जब तक 9,275 के सपोर्ट के ऊपर चल रहा है जो परसों का लो है, तब तक टेक्निकल पिक्चर बढ़िया लग रही है क्रूड की अब भी, और मुझे लगता है कि 9350 के करीब कच्चे तेल में री एंटर करना चाहिए। लॉन्ग साइड पे इमीडिएट टारगेट जो होगा 9,490 से 9,500 के होंगे, और इस ट्रेड के लिए 9270 का एक स्टॉप लेके चलना चाहिए। तो क्योंकि ओवरऑल एक थीम पॉजिटिव है, यहाँ पर टाइमिंग के साथ एंटर किया जा सकता है लॉन्ग साइड में। पर बाइंग की सलाह है 9,350 पे खरीदे, इनको लग रहा है कि अभी भी तेजी है। जतिन, ऑप्शंस में कोई रणनीति है क्या क्रूड में? क्योंकि क्रूड का जो ऑप्शन है काफी लिक्विड दिख रहा है, अच्छे वॉल्यूम के साथ ओपन इंटरेस्ट भी काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है क्रूड ऑप्शंस में। यहाँ पर कोई रणनीति आप बताएंगे, क्योंकि वॉलेटाइल काउंटर है, रिस्क ज्यादा हो जाता है फ्यूचर्स में? डेफिनेटली बना सकते हैं। क्रूड के अंदर स्ट्रैटेजी के हिसाब से अगर प्ले करना है कि अंडरलाइन क्रूड जो है वो अगर पॉजिटिव में लग रहा है तो ये कॉल ऑप्शन के जरिए कर सकते हैं। बट मुझे जो जिस हिसाब से टेक्निकली उसकी जो एक प्रॉफिट बुकिंग रैली जो कल देखने मिली थी साइडवेज मार्केट के बाद, और आज जैसे कि गैप डाउन ओपनिंग भी हुआ है, मुझे लग रहा है थोड़ा हायर लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग जो है वो आज भी देखने मिल सकता है क्रूड के अंदर। तो मैं पुट ऑप्शन के जरिए उसके अंदर एक रणनीति देने की सजेशन दूंगा कि पुट ऑप्शन के अंदर जो 9,000 की जो पुट ऑप्शन है, क्योंकि एक्सपायरी अभी और 4 से 5 दिन की दूरी पर है, तो 9,000 या फिर 9,200 की जो पुट ऑप्शन है उसके अंदर बाइंग की जो है वो बन सकती है। करीब करीब 116-120 के आसपास जो अभी है प्राइजेस चल रहे हैं, थोड़ा वेट करने की ज़रूरत है। जब ये प्राइजेस कहीं ना कहीं 9500 के आसपास आएंगे क्रूड ऑयल के, उस वक्त इसके अंदर बाइंग का रुझान जो बना सकते हैं। मुझे लग रहा है क्रूड ऑयल फिर से एक बार 9300 9250 के आसपास के लेवल जो है वो एक बार टेस्ट करने के लिए ज़रूर जा सकता है। उसके बाद उसके अंदर फिर से एक बाइंग जो है वो ज़रूर देखने मिल सकता है। तो जैसे कंफर्टेबल हो उस हिसाब से स्ट्राइक प्राइस की पुट ऑप्शन लेने की सलाह दूंगा मैं, मगर लेवल जो है वो अंडरलाइन पे ध्यान देना है। 9500 के आसपास जब प्राइजेस मिलते हैं क्रूड ऑयल के, तब उसके अंदर पुट ऑप्शन के जरिए बाइंग करके चल सकते हैं। लोअर लेवल से मुझे लग रहा है 9300 के आसपास के टारगेट्स के रुझान के साथ में पुट ऑप्शन के अंदर बाइंग कर सकते हैं जब क्रूड ऑयल की प्राइसेस 9500 के आसपास आते हैं। स्टॉप लॉस 9600 का रहेगा क्रूड ऑयल के अंदर अंडरलाइन पे, और 9350 9300 का टारगेट रहेगा क्रूड ऑयल का। यानी जो करंट लेवल है उसे ऊपर आने दीजिए, फिर आपके जो पुट ऑप्शंस की जो प्राइस होंगे, प्रीमियम होंगे, वो कम हो जाएंगे। 9200 के प्रीमियम पर आप नज़र रखें, जब वो कम हो जाए तब वहाँ पर आप एंट्री कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं नेचुरल गैस की। जतिन, नेचुरल गैस में क्या लग रहा है? काफ़ी तेज़ी आ रही है, काफ़ी वॉलेटाइल भी है, कल तेज़ गिरावट थी, आज वापस से तेज़ी दिख रही है, क्या करना चाहिए ऐसे काउंटर्स में? ऑल इन ऑल एक वॉलेटाइल काउंटर है। हमें हिस्टोरिकली पता है कि नेचुरल गैस की प्राइसेस बहुत कंटिन्यूस वॉलेटाइल जो है वो रहते ही हैं। जब ट्रेंडिंग मार्केट होता है तभी भी वॉलेटाइलिटी रहती है, और जब साइडवेज होता है तभी भी एक रेंज बाउंड वॉलेटिलिटी जरूर दिखती है इसके अंदर।
अभी जो फिलहाल ये मार्केट है नेचुरल गैस का, वो एक ट्रेंडिंग वोलेटाइल सेक्टर में चल रहा है। मुझे लग रहा है कि ब्रॉडली व्यू जो है वो बनाकर रखना जरूरी है। ब्रॉडली व्यू है कि नेचुरल गैस के प्राइसेस बुलिश हैं। बड़ी गिरावट जब भी आती है 10 से 15% की, उसके बाद उसके अंदर एक बाइंग जो है वो तुरंत देखने मिल जाता है। तो मेरे हिसाब से जब भी बड़ी उसके अंदर एक सेलिंग आती है उसका वेट करना चाहिए। जिस तरह से कल देखा था, एक बड़ी गिरावट आने के बाद फिर से प्राइसेस ने बाउंस बैक दिया और ये पिछले 3 महीने से चल रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये वन टाइम इवेंट है। पिछले 3 महीने से अगर आप डेटा देख ले तो हर नए भाव के पास आने के बाद 10 से 15% की जो गिरावट आ जाती है। तो ये जो 10 से 15% की जब गिरावट आती है वो 1 दिन में आए, 2 दिन में आए या 3 दिन 4 दिन में आए, उसका वेट करना है। उसके बाद उसके अंदर बाइंग कर सकते हैं क्योंकि एक बाउंस बैक वहां से तुरंत देखने मिल जाता है और ये सेफ भी रहेगा बेट जो है, क्योंकि नए लेवल्स पे या हायर रेट्स पे बाय करना बहुत ज्यादा रिस्की है फिलहाल नेचुरल गैस को। गिरावट पे बाय कीजिए क्योंकि ब्रॉड ट्रेंड जो है पॉजिटिव। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी के साथ यहाँ पर काम कर सकते हैं। बड़ी गिरावट है तब वहाँ पर एंट्री करने का मौका देखिए। अमित जी, आपका टारगेट क्या है नेचुरल गैस में आज? जी देखिए, मैं समझता हूं कि मीडियम टर्म जो है यहाँ पर ट्रेंड अपसाइड है, लेकिन क्योंकि फोकस फिलहाल प्योरली इंट्राडे पे है, मुझे लगता है कि रैली थोड़ी स्ट्रेच्ड है। हमने ऑलरेडी 630 से लगभग 708 के हाइज देख लिए हैं। मुझे लगता है कि इस मार्केट में एक मुनाफा वसूली की जरूरत है, इसलिए मैं एक प्योरली इंट्राडे या शॉर्ट टर्म बेसिस कॉन्ट्रेरियन बेट लेना चाहूंगा। यहाँ पर 710 के करीब बिकवाली करके 690 से 685 का एक टारगेट देना चाहूंगा। मुझे लगता है कि वो लेवल आराम से देखने मिल जाएंगे और उसके बाद हो सकता है कि हम बाइंग इनिशिएट कर पाएं। लेकिन फिलहाल 710 पे बिकवाली की सलाह होगी 721 के स्टॉप के साथ और 690 टू 685 रीजन के टारगेट लेके चला जा सकता है। सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी इनकी है, उनकी बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी थी नेचुरल गैस में। चलिए अब बात कर लेते हैं गोल्ड और सिल्वर की। यहाँ भी कमजोरी दिख रही, करीब करीब 140 रुपए नीचे है, 50,865 पे है। करंट भाव पर कोई ट्रेड है क्या गोल्ड में जतिन? थोड़ा राइज का वेट करना चाहिए। मार्केट थोड़ा सा वीकनेस के टेरिटरी में जरूर ट्रेड कर रहा है, लेकिन बाउंस बैक भी दे देता है क्योंकि एक रेंज बाउंड जो है वो उसके अंदर सेशन है। आज की गिरावट जरूर दिख रही है, लेकिन ब्रॉडली अगर हम देखेंगे तो पिछले 10-15 दिनों से एक रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। 50,500 के आसपास के लेवल जो स्ट्रांगली सपोर्टिव जोन है और हायर लेवल से 51,350, 51,500 एक रेजिस्टेंस पॉइंट भी है। इंट्राडे पर्पस से अगर देखने जाएंगे तो 51,000 के आसपास के लेवल जो है वो एक रेजिस्टेंस पॉइंट बने हुए हैं। 51,000 के आसपास जब भी प्राइस मिलते हैं तब वहां पर सेलिंग की रणनीति अपनाएं। अगस्त कॉन्ट्रैक्ट जो है उसके अंदर हायर लेवल से मुझे लग रहा है 51,150 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ जो कल के हाई के आसपास का लेवल है उसके ऊपर स्टॉप लॉस रखें और लोअर लेवल से 50,700 के टारगेट्स के लिए सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी मेंटेन रखें। गोल्ड के अंदर डॉलर इंडेक्स के अंदर जो मजबूती है उसके कारण गोल्ड के अंदर जो है वो नेगेटिविटी का ट्रेड जो है कंटिन्यू रह सकता है। राइज की स्ट्रेटजी के साथ काम करें। 50,700 का टारगेट है। गोल्ड सिल्वर पर आपका टारगेट क्या है? शॉर्ट में आंसर दीजिएगा अमित जी। जी सिमिलर टारगेट्स हैं। 51,000 पे बिकवाली की जा सकती है 51,200 के स्टॉप के साथ और 50,650 का टारगेट होगा गोल्ड में। सिमिलरली चांदी में 61,500 पे बिकवाली कर सकते हैं 60,400 के टारगेट के लिए और इस ट्रेड के लिए 62,100 का एक स्टॉप लॉस होना जरूरी है। टॉपिक क्या है अमित जी आपका आज? मेटल्स में? हाँ, बेस मेटल्स में जी मैं कॉपर में बिकवाली की सलाह देना चाहूंगा 786 टू 788 रीजन में। कॉन्सेप्ट में मेरा मानना है कि 780 के नीचे के लेवल 777 तक ऑलमोस्ट हमें देखने मिल सकता है। जतिन, एक कोई टॉप ट्रेड बताइए मेटल में आज जो आपको लग रहा है कि आज यहाँ पे बढ़िया ट्रेड बन रहा है। कॉपर के अंदर मैं भी देना चाहूंगा, लेकिन ऑलरेडी मेरे सहयोगी ने दे चुका है। तो एल्यूमिनियम के अंदर सेलिंग की स्ट्रैटेजी जो मेंटेन रखें। काउंटर जो वीकनेस के अंदर दिख रहा है 230, 250, 233 के आसपास शॉर्ट करना है 235 के स्टॉप लॉस के साथ। 230, 229 के टारगेट्स के लिए एल्यूमिनियम के अंदर बिकवाली करें। बेस मेटल्स के अंदर मुनाफा वसूली जो है वो कंटिन्यू रह सकती है। बहुत ही शॉर्ट आंसर दीजिएगा जतिन, वक्त कम है। रुपया रिकॉर्ड लेवल के आसपास है, क्या लग रहा है और वीकनेस बची है क्या यहाँ पर? वायदा कारोबार में जब तक 77-85 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं इंट्राडे में तब तक वीकनेस जो है वो कंटिन्यू रहेगी। फ्यूचर्स मार्केट के अंदर 78.05, 78.10 के जो लक्ष्य है वो 1 से 2 दिनों के अंदर मुझे लग रहा है आ जाएंगे। वीकनेस के अंदर ही ट्रेड करता हुआ देखने मिल सकता है रुपया जो है वो, क्योंकि डॉलर इंडेक्स के अंदर मजबूती है और क्रूड ऑयल भी ब्रॉडली एक पॉजिटिविटी के साथ ही ट्रेड कर रहे हैं। अभी भी रिकॉर्ड निचले स्तर पर है 77.84 के लेवल पे। शुक्रिया जतिन आपका, अमित जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला, बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स दिए।